हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे लिए या आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी भी है और एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि इससे पहले हम लोग कार्बन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं पढ़े थे। सिर्फ कार्बन क्या होता है बस उसके बारे में जानते थे कि कार्बन आपका एलिमेंट का नाम है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे आता है कौन? कार्बन। इसका सिंबल C होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्बन क्या है और कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, कार्बन किस तरह से यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि कार्बन के यौगिक हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा विद्यमान है। ठीक है, हर एक वस्तु में हमें कार्बन देखने को मिलते हैं, जीव जंतु से लेके पेड़ पौधे, कपड़े, दवाइयां, ठीक है, वायुमंडल में, जमीन में, मिट्टी में, हर जगह कार्बन अवेलेबल है। इस कारण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि कार्बन के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? ये एक अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। इसका प्रतीक क्या होता है? C, यानी इसका सिंबल क्या है? C है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सर्वतमुखी तत्व कार्बन भूपर पट्टी में खनिज के रूप में 0.02%, देखिए कितना कम है इसकी मात्रा, 0.02%, तथा वायुमंडल में यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना पाया जा रहा है? 0.03%। और देखिए सभी सजीवों जैसे कि पौधे और जंतु का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। किसका? कार्बन यौगिक का, यानी इसमें कार्बन पाया ही जाएगा। ठीक है, या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये वन शॉट में हमें खत्म करनी है। आगे है हमारा कार्बन में सहसंयोजी आबंध। तो क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये है हमारा एटम और इसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन, K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और L में 1 2 3 4। ठीक है, K के बाद L में 4, उसके बाद K L M N आता है। ठीक है, तो हमें उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो K में 2 और L में 4। तो इसे स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त करना होगा, ठीक है, कहीं से लाना होगा 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर अपने में से ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये किसी को दे देगा, तभी तो ये स्टेबल हो सकता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये हीलियम बन जाएगा। देखिए 1 2, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये लोग शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी जिसे जरूरत है उससे इलेक्ट्रॉन ये लोग देंगे और उससे भी ले लेंगे। तो शेयर बॉन्ड बनता है, उसे ही हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आबंध। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा तत्व है? तो देखिए कार्बन ज्यादातर हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, इन सभी से लगभग रिएक्शन करके अपना नया कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये सहसंयोजी आबंध क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग और देखेंगे कि कैसे कैसे ये कंबाइन करके बनाता है। अभी तो हमने चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? जैसा मैं अभी बता रहा था, उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए कार्बन चतुर संयोजी है। चतुर संयोजी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद या लेने के बाद ये कंपाउंड बनाएगा या स्टेबल होगा। ठीक है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- यानी ऋण आयन आयनिक आबंध बनाता है। ठीक है, ना ही ये 4 दे सकता है, अभी मैं बताया था ना, यहाँ देखिए अभी मैं यहाँ बताया हूं, ना ही ये 4 दे सकता है, ना 4 किसी से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा उसको खोना होगा। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के
परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। जैसा मैं अभी बताया था, साझेदारी करके यानी बांट करके बना लेता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया कि ये कार्बन है, तो कार्बन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 4 तो कार्बन का है और हाइड्रोजन का भी एक एक ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। तो ये ले लेगा आपका इससे। ये हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया स्टेबल, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। और कार्बन क्या करेगा? सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है और यहाँ भी बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये लोग शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी काम हो गया और कार्बन का भी काम हो गया। तो इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर आबंध बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु यानी एक ही प्रकार, सेम सेम, या कार्बन हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, तो वैसे आबंध को हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आबंध। और कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में आबंध बनाते हैं। कार्बन के अलावा भी कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कैसे ये लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। देखिए हमने सिंपल पढ़ा है हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, क्लोरीन का Cl। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन में आप देखोगे कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में लिखाता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में लिखाता है, उसी तरह से नाइट्रोजन क्या में लिखाएगा? N2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये N2 कैसे बनाया, O2 कैसे बनाया, H2 कैसे बना, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए ये हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस में दिखाया गया है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? इसे स्टेबल चाहिए, स्टेबल होना है इसे, तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसको इसका वाला ये ले लेगा। देखिए यहाँ पे ये अणु बन गया, किसका? हाइड्रोजन का अणु बन गया। और यहाँ ये जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा हो गया। ठीक है, तो HH हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध, इसे ही हम इस तरह से सटा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। जिससे हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी एक और हाइड्रोजन ले लिए, इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला इससे ये कर लिया और ये वाला जो है सो ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन का हमने समझ लिया, अब देखना है हमें ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? ये आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पे आता है। तो ये कैसे बटेगा? पहले 2 और उसके बाद 6, ये K में चला जाएगा और ये L में। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है ये K में 2, यहाँ 6, तो इसे और कितना चाहिए? 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए कहीं से। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन के साथ साझेदारी कर लेगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये 4 2 और ये 2 4 और ये 2 6 इस वाले ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लिए 2 2 4 और ये 2 6, तो ये क्या करेगा? 2 2 4 2 6, इसका वाला 2 ले लेगा। देखिए यहाँ से ऐसे, और ये भी क्या करेगा? ऐसे ले लेगा। तो हो गया ना, 4 इधर और 4 इधर, 8, 4 इधर और 4 इधर 8, तो हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 जोड़े की साझेदारी, वहां पे 1 जोड़ा हुआ था, यहाँ पे 2 जोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से वो डबल बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पे ये 1 बॉन्ड यहाँ बना और 1 बॉन्ड यहाँ बना। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी सीख लेते हैं फटाफट से। ये है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देखिए ये नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे? 7। तो कैसे बटेगा ये? पहले 2 उसके बाद 5। देखिए 3 इधर है नाइट्रोजन के पास और 2 इधर है, 5 हुआ। फिर 3 इधर है और 2 इधर,
तो ये क्या करेगा, देखिए ये थोड़ा चेंज कर दिया गया है इधर, ये इससे ले लिया तो 2 और 3 और 3 6, 6 2 8 हो गया, और इसके पास भी ये देखिए 8, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए H2 में हम लोग देखते हैं। H2 में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन था, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और ये 2 2 4, और ये 5 और ये 6। तो इसको ऐसा अरेंज किया गया है कि ये हाइड्रोजन का भी काम बन जाए, इस हाइड्रोजन का भी, और इस ऑक्सीजन का भी काम हो जाए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के लिए 2 2 4 2 6 2 8, इस हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2, इस हाइड्रोजन के लिए भी सिर्फ 2। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और ऑक्सीजन को कितने, 6। तो हो तो गया यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी ऑक्सीजन को चाहिए 8, तो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस यानी स्टेबल। और ये हाइड्रोजन भी देखिए, इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये लगेगा आपको, लेकिन ये क्या करिएगा, पढ़ना तो है आपको। चलिए आगे से पढ़ते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक के क्या हम पढ़ेंगे, भौतिक गुण। कैसा होता है इसका भौतिक गुण, यानी फिजिकल नेचर कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और कथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अनुक बल बहुत कम होता है। इनके बीच क्या होता है, अंतरा अनुक बल बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट इसका, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता है। कोई भी आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल्स, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सब कुछ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सहसंयोजी यौगिकों में, इसलिए क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का चालक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब इसका क्या प्रकृति है वो देखते हैं। तो इसका पहला प्रकृति है श्रृंखलन, यानी कार्बन जो है सो चेन रिएक्शन बनाता है। ठीक है, चेन कंपाउंड या चेन बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन, शाखित यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, श्रृंखला और वलय। श्रृंखला यानी कि आपका चेन जैसा, और वलय मतलब गोलाकार वाले भौतिकों का निर्माण करता है। इन सभी गुणों वाले कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। जैसा अभी हमने देखा था ऊपर में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किस तरह से एकल, 2 और 3 बॉन्ड से बना था। ठीक है, चलिए आगे देखते, चतु संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो या तो जिसके पास 1 होगा इलेक्ट्रॉन उससे ये कंबाइन करेगा, या 2 वाले के साथ, या 3, जिसको जिस तरह से जरूरत है। ठीक है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 भाग में बटा है, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। तो जो संतृप्त होता है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड है, और ये जो डैश दिया हुआ है इसका मतलब है कि और भी कार्बन यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक रास्ता दिया है, क्योंकि ये चेन होता है ना, श्रृंखलन होता है, तो ये लंबा जाता है। और उदाहरण के लिए इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। क्या है, CnH2n+2। उसी तरह से इसमें देखिए असंतृप्त में होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा, द्वि आबंध होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रि आबंध होगा। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच इसमें डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलेंगे, एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए
CnH2n+2। इसमें क्या होता है, एल्कीन का सेम टू सेम, देखिए CnH2n, सिर्फ 2 को हटा देना है, +2 को हटा देना है। देखिए CnH2n, यहां से सिर्फ +2 को हटा देना है। उसमें क्या कर देना है, एल्काइन में CnH2n-2, जैसे यहाँ पे हम +2 किए थे, यहाँ पे क्या कर देना है -2, और इसमें तो सिर्फ बीच का ही रखना है, इधर वाला सिर्फ, या फिर इधर से इधर वाला। ठीक है, तो ये होता है आपका एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र, और ये एल्काइन का सूत्र। किसका, एल्काइन का। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। एल्काइन का बताएं, पूछ देगा एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए संतरित हाइड्रोकार्बन एथेन का ये फॉर्मूला है C2H6। तो संतरित हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र कैसे होगा, तो ये एथेन है ना, तो देखते हैं हम लोग एथेन की संरचना कैसे बना, ये वाला चीज जो है कैसे बना, इसे हम देखते हैं। देखिए कितना कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, 2 कार्बन। अब कार्बन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 और ये 4। इसके पास भी 1 2 3 और ये 4। और उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो हाइड्रोजन हम यहाँ पुट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। तो देखिए ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ, यानी सभी हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कार्बन से। ठीक है, अब देखिए ये इसका है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 4। तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे भी ले लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुआ है ना, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8। इसी तरह से ये ले लेगा इससे। ठीक है, तो ये हम हाथ से बनाए हैं इसलिए इस तरह से दिख रहा है, और ये इस तरह से आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे बना, ये कैसे बना आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम इन सभी को और कैसे लिख सकते हैं। इसका एक और फॉर्म होता है लिखने का, जैसे देखिए ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे, ये कार्बन है और ये कार्बन था, 2 कार्बन हो गया, इसमें ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे हम, तो ये भी आपका एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इसे हम ऐसे बॉन्ड के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का नाम, तो पहला है हमारा मीथेन। तो मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, मीथेन का आणविक सूत्र क्या होगा, CH4। और संरचनात्मक सूत्र क्या होगा इसका, CH4 1 2 3 4, जैसा मैं अभी बताया था। उसके बाद इथेन का क्या होगा, C2H6, तो C2H6, 3 इधर है 3 इधर है, 6 हो गया। उसी तरह से आपका आ जाएगा प्रोपेन का, तो प्रोपेन का होता है C3H8, तो 1 2 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 8। तो हम चारों तरफ से लगा देंगे बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे सब स्टेबल है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, हर एक छोर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8। उसी तरह से इसमें 4 है तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 है तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं। फिर है अगला आपका ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का होता है C4H10। फिर देखिए पेंटेन का होता है C5 और H12। इस तरह से हम यहाँ बनाते हैं, C5 है, 3 2 5 और ये 12 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसका आणविक सूत्र भी हम लिखना सीख लिए। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरह से आपका एक टॉपिक ही आता है। तो असंतरित हाइड्रोकार्बन, वहां पे हम संतरित वाला पढ़े थे, यहाँ पे क्या पढ़ रहे, असंतरित वाला। ठीक है, तो ये एल्कीन और ये एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, C2H4। तो सबसे पहले मैं ना आपको ये फॉर्मूला लिखना सिखा देता हूँ। ठीक है, ये कैसे लिखाता है उस फॉर्मूला को।
और यहाँ देखिए C2H2 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं हम लोग। फार्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले होता है एल्केन। एल्केन का CnH2n+2, ये फार्मूला होता है पहला का। दूसरा होता है इसका, दूसरा फार्मूला होता है CnH2n, और तीसरा फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो C का C, ठीक है। और यहाँ n के जगह पे हम n के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से पुट करेंगे। तो C n के जगह पे 1, तो 1 कर दिए। फिर है आपका हाइड्रोजन, फिर 2 है, इंटू n की जगह पे फिर क्या पुट करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो 2 हम कर देंगे। तो C1 को हम दिखाते नहीं है, और H को जब 1 से गुना, H में यहाँ देखिए 2 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो CH2+2। हम इसे लास्ट में CH, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो यही बन जाता है हमारा मीथेन। उसके बाद आता है मीथेन के बाद जो सेकेंड नंबर में आता है वो इथेन, थर्ड में प्रोपेन, 4 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, 6 रहेगा तो हेक्सेन, 7 रहेगा तो हेप्टेन, 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नोनेन, और 10 रहेगा तो डेकेन। इस तरह से आपका नंबर बढ़ते जाएगा। 1 को पढ़ते हैं मेथ, सेकेंड को एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से होता है। तो CH4 कैसे बना आपको पता चला। सेम टू सेम हम इसमें आ जाते हैं। CN की जगह पे हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिर 2 है तो 2, और N है तो N1 है ना, तो 1, तो C1H2, ठीक है, या फिर CH2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं है। अब हम इसका दूसरा लेके बनाते हैं। ठीक है, ये पहला वाला से नहीं बनता है, दूसरा से बनता है। ठीक है, तो CN की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, सॉरी C2H2 इंटू 2, तो C2H, 2 2 जा 4, तो ये इथीन बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, इथीन, C2H4 इथीन बनेगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो C1H, 2 1 जा 2 हो गया, 2 में 2 गया तो 0, तो इसका भी फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, यानी मेथाइन का फॉर्मूला नहीं बनता है। तो अब हम अगला चलते हैं, सेकंड नंबर में इसका एथाइन का, ये 2 लेके चलेंगे। 1 वाला तो बना नहीं इसमें, और इसमें भी नहीं बना, इसमें तो बन गया। ठीक है, इसमें बन गया, बट इसमें नहीं बना 1 वाला में, इसमें 2 वाला में बना। इसमें 1 वाला में नहीं बना, और 2 वाला में देखते हैं। CN के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, H2 इंटू, सॉरी 2 माइनस 2, तो C2, 2 2 जा 4, H कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 2, तो C2H, 2 में 2, 4 में 2 गया तो 2, C2H2। ठीक है, तो एक चीज और बता देता हूं, इसमें सिंगल बॉन्ड लगता है, इसमें क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, और इसमें क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैक में। तो देखिए एल्किन का C2H4, C2H4 देखिए यहाँ पे है C2H4 आया रही है, कैसा आया सो हम अभी देख चुके हैं। आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को, इसको थोड़ा सा बैक करके फिर से इसको देखिए आप। ठीक है, और यहाँ पे फिर से देखिए ये वाला C2H2, तो यहाँ पे आया है आपका, ये तो बना नहीं, C1H0 ये तो बना नहीं। यहाँ देखिए C2H2 ये वाला बना है हमारा। चलिए अब हम लोग आराम से यहाँ सीखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। देखिए एल्किन कैसे बना, C2H4, C2H 1 2 3 4, तो ये कार्बन का था, तो एक कार्बन के ये क्रॉस वाला कार्बन के लिए ये क्रॉस कार्बन, ये क्रॉस कार्बन, ये क्रॉस कार्बन के लिए 4 है। इस कार्बन के लिए भी 2 यहाँ 2 यहाँ 4। इस हाइड्रोजन के लिए डॉट दिखाया गया है, इस हाइड्रोजन के लिए ये डॉट, इस हाइड्रोजन के लिए ये डॉट, इसके लिए ये डॉट। अब सभी देखिए ये इसके साथ ये ले लिया तो 4 यहाँ हो गया,
और 2 और 2 4, 8 हो गया इस कार्बन के लिए। इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 हो गया, ये स्टेबल। इधर आ जाइए, ये कार्बन के लिए 4, 2 6 और ये 2 8। इस हाइड्रोजन के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ, खत्म हो गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एल्काइन का C2H2, और देखिए यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना है, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना, एक यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 इधर कार्बन, 3 इधर इलेक्ट्रॉन, 3 इधर 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 2 इधर 6 और ये 2 8, इधर भी 6 और ये 2 8, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं, मेथेन का बना सकते हैं, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, या फिर आप मेथिन का, एथीन का, प्रोपीन का, ब्यूटीन का, ठीक है। इस तरह से आप और भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा हाइड्रोकार्बन के नाम, कुछ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के नाम लेंगे, इसका आणविक सूत्र लेंगे और संरचनात्मक सूत्र लेंगे, ठीक है। तो देखिए एल्कीन, एल्कीन में क्या आता है, मेथिन तो होता नहीं है, इसमें बनता नहीं है, एथीन बनता है। तो एथीन का हमने सूत्र बनाना सीखा है, देखिए ऊपर से, ये देखिए ये आपका एथीन है, सेम टू सेम ये है ना, C2H4 है ना, यहाँ पे भी C2H4, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे है एथीन का। अब प्रोपीन का और ब्यूटीन का बनाना सीखते हैं, इसका जो अगला है, तो यहाँ C3H6 हो जाएगा, जितना होगा इसका डबल होगा। एथीन में क्या होता है, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन होता है, तो C3 तो H6, C4 तो H8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं, एक जगह डबल बॉन्ड दिए, ये कार्बन देखिए इस तरह से C3 1 2 3 और H6 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं पहले, इधर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, ये बन गया हमारा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और हम लगा सकते हैं, या तो आप नीचे लगा सकते हैं या तो ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन इधर, एक 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन। तो यही ना फॉर्मूला था हमारा, C3 और H6, C3H6, इसका ये बन गया। इसके बाद एक और है C4H6, C4H6, तो ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4 कार्बन ले लिए, एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। यहीं लगा सकते हैं आप, कहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ एक जगह होना चाहिए। तो हम यहाँ लगा दिए, तो यहाँ 2 हो गया यहाँ पे बॉन्ड, एक यहाँ पे ऐसे कर देंगे और एक ऊपर में कर देते हैं, ठीक है। ये तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 इधर बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड इधर 2 4, यहाँ देखिए 1 2 3 पहले से है, तो सिर्फ एक आप कहीं भी लगा दो। फिर यहाँ देखो 2 है, तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, फिर यहाँ देखो 1 है, तो 1 2 3, ये ऑटोमेटिक सारा सेट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा, आपको सिर्फ सीखना है। देखिए यहाँ H लगा दिए, तो ये देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर, 3 और 2 5 हाइड्रोजन, और 6 7 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया है, ये 8 होगा, क्योंकि हम बताए थे जस्ट डबल होता है, 4 2 जा 8, ठीक है, ये 8 होगा, सॉरी माय मिस्टेक, C4 और H8, इसका ये स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है कि आप ये भी सीख गए होंगे। चलिए फिर से हम लोग बैक जाते हैं। देखिए यहाँ पे है ना कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 ठो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई मिस्टेक है क्या, 4 5 6 7, देखिए यहाँ की मिस्टेक है, एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। क्या करोगे, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एल्काइन का कुछ देख लेते हैं। एल्काइन में फर्स्ट वाला होता है C2H2, जो हम पहले बना चुके हैं। देखिए 2 कार्बन, C2 ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। उसी तरह से प्रोपाइन का देखिए, मेथाइन एथाइन, मेथाइन का तो होता नहीं है, एथाइन प्रोपाइन, प्रोपाइन में C3 होता है और C3 होता है, तो 3 2 जा 6 में 2 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा, तो C3H4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 ठो कार्बन यहाँ लगा दिए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाले,
फिर यहाँ एक, तो देखिए एक यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड यहाँ बनाना है इससे, ठीक है। चलिए मैं इसे भी एक ब्लैंक स्लाइड में ही दिखा देता हूं, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे है C3H, 3 2 6, 6 में 2 गया तो 4, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। CnH2n -2 होता है, तो C3 है ना, 3H2 इंटू 3 -2, C3H 3 2 6 -2, C3H ये 4, तो हम यहाँ लेंगे C3 1 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो हम एक जगह कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड लेंगे, एक यहाँ लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 ये हमारा हो गया। इस कार्बन के लिए 3 इधर है 1 इधर है, तो ये तो बैलेंस है यानी स्टेबल है। ये कार्बन के लिए 3 इधर है तो 1 इधर डाल देना है, बस हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट, ठीक है। आप इसे अच्छे से अपने नोट कॉपी में उतार लोगे, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए इतना कर दे रहा हूं। अगला फॉर्मूला है C4, तो 4 2 8 होता है, 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये हो गया, डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकाल लिए। इस फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं, जहां पे n क्या है 1 2 3 होता है, ठीक है। तो C4 1 2 3 4, कहीं पर भी हम ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, अभी तो मैं यहां लगाया ना, मैं अभी बीच में लगा देता हूं 1 2, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 4 हो गया ना पहले से ही। अब हम यहाँ देखेंगे, इस कार्बन, ये कार्बन स्टेबल हो गया, ये कार्बन 3 इधर 1 इधर 4, तो हम सिर्फ इस कार्बन पे काम कर सकते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 हो गया 6 हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। ये भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बैक चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हो गया ये ब्यूटाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। फर्स्ट से पढ़ेंगे मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो जो मेथाइन होता है वो तो बनता नहीं है, इसका जो फर्स्ट वाला है, तो एथाइन से शुरू होता है ये, प्रोपाइन और ये ब्यूटाइन, ठीक है। क्लियर हुआ आपका? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर तो एक होता है सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में क्या होगा कि कार्बन कार्बन एकदम स्ट्रेट चेन की तरह रहेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन, देखिए प्रोपेन सीधा सीधा बना, ठीक है। शाखित श्रृंखला, शाखित में क्या होगा कि ए ब्रांच जैसे होंगे, देखिए 3 इधर से गया कार्बन, एक इधर थोड़ा सा मुड़ गया, एक इधर, यानी पेड़ के जैसा, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, ये देखिए 3 और ये 2, 5 कार्बन। इस 5 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अरेंज करके, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेंटेन का संरचना C5H12, C5H12, 1 2 3 4 5, और हम चारों तरफ से लगा दिए, इधर से भी लगा दिए, तो ये हो गया पेंटेन। इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 और एक कार्बन को हम यहाँ लगा दिए, ठीक है, एक कार्बन को यहाँ लगा दिए। देखिए यहाँ पे मैं एक ठो बना के बता देता हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एक कार्बन हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा ले लेंगे ऐसे। इसमें हम 1 2 3 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 3, हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, ठीक है। मैं क्लियर इसलिए बता दे रहा हूं बना के ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा। देखिए 3 इधर से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया आपका 12 कार्बन कंप्लीट। देखिए 1 2 3 4, ये लंबा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये सीधा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 और 1 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसे हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। इसे एन पेंटेन बोलेंगे या नॉर्मल पेंटेन इसको बोलते हैं, लेकिन यही थोड़ा जब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन, ठीक है। क्लियर है आपका? चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारे आसपास देखते हैं। देखिए यहां पर भी है, वही चीज है, ठीक है। यहां पर भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन सेम है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे 1 कार्बन यहाँ लिया, ठीक है,
और एक कार्बन ऐसे, ठीक है। और यहां से एक कार्बन ऐसे ले लिया, एक कार्बन ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लग गया ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां पर भी लग जाएगा, यहां पर भी ऐसे, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये थोड़ा लंबा जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार समझ जाओगे तो कहाँ कैसे क्या हुआ है सब समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ देखिए इस कार्बन के लिए तो इस तरह से जब हम लोग स्ट्रक्चर को चेंज करके बनाएंगे तो इसे हम नियोपेंटेन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। जब हम इसे एक सेंटर पे रखेंगे और चारों तरफ से रखेंगे कार्बन को तो इसे हम नियोपेंटेन बोलेंगे। उपरोक्त तीनों उदाहरण में आणविक सूत्र समान है। आणविक सूत्र समान है। आणविक सूत्र क्या है? C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग है। इसका अलग स्ट्रक्चर बना, ऊपर वाले का अलग बना था, ठीक है। तो उपरोक्त तीनों उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समवाय कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला अब हम लोग सीखेंगे वलय, यानी कि जब कार्बन एक राउंड शेप में बनाएंगे, ठीक है, तो संतृप्त और ये असंतृप्त, ठीक है। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये संतृप्त होगा, सैचुरेटेड, और जब सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है? ये वाला कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से इसको पढ़ेंगे हेक्सेन। क्या पढ़ेंगे? हेक्सेन। और उसी तरह से जब यहाँ पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन घटता है। जैसे जैसे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ये हो जाता है बेंजीन, C6H6। ये किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन या फिर हाइड्रोजन और कार्बन आपने देखा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वलय बनाता है यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्ट्रेट चेन बनाता है, ठीक है, सीधा सीधा भी बनाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा बहुत प्यारा सा टॉपिक आ रहा है प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ऐसे तत्व क्या बोलेंगे? विषम परमाणु। यानी जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये जो भी है कार्बन और हाइड्रोजन, इसके जगह पे कोई और आ जाए तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाए, तो ये सब जब आ जाएगा और यहाँ बैठने के बाद यहाँ पे संयोजकता संतुष्ट हो जाए, ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन या 4 ठो बॉन्ड जो दिखता है वो दिखे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। विषम परमाणु का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं फंक्शनल ग्रुप या फिर प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। विषम परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गया विषम परमाणु, ठीक है। उसके बाद प्रक्रियात्मक समूह पहला होता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह, ठीक है। इस तरह से आता है। तो बहुत सारा है, एस्टर आता है, इथर आता है, तो ये सारा कुछ पढ़ना है। तो हम क्लास 10 में है तो हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्लोरो ब्रोमो आइडो, हाइड्रोजन ग्रुप को फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो पढ़ते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसी को हम क्लोरो ब्रोमो आइडो। जब ये रिएक्शन करने लगता है या कर लेता है तो ये क्लोरीन क्लोरो पढ़ाता है, ब्रोमीन ब्रोमो पढ़ाता है, या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इस तरह से ये पढ़ाता है। एल्कोहल OH पढ़ाएगा। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा? C डबल OH, ठीक है। यहाँ बॉन्ड में डबल बॉन्ड रहेगा। एल्कीन का फार्मूला C डबल बॉन्ड, एल्काइन का फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड। आपने भी ये पढ़ा था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फटाफट से। आगे है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या है? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल, इसे हम बोलेंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये सब अल्कोहल का ग्रुप है ना, तो ये सजातीय श्रेणी में आ जाएगा। ये लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा है समान सामान्य सूत्र। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर 14U द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। इसका नामकरण बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, क्लोरीन फ्लोरीन जो भी दिखेगा, तो अब कैसे जानो कि किसको हमें क्या पढ़ना है?
तो इसलिए हमें इसका नाम पढ़ना जरूरी है। नाम कैसे पढ़ा जाता है उसको सीखना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें कितना कार्बन परमाणु है? तो 1 2 3 3 है ना। तो मेथ एथ प्रोप, क्या हो गया? ये प्रोप हो गया, ठीक है। मेथेन एथेन प्रोपेन हो गया। उसके बाद देखना है यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न और अनुलग्न के साथ दर्शाओ। तो पूर्व मतलब पहले लगना, अनु मतलब बाद में लगना। तो देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? पूर्ण लग्न लगता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए क्या है? 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है? 3 इधर 6 और ये 7 और क्लोरीन कितना है? 1। तो ये 3 कार्बन 1 2 3 इसको ऐसे तोड़ा गया है और हाइड्रोजन कितना है? 7। 3 इधर 6 1 7 और एक तो क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया ना, ये क्लोरीन, यही हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह, जो हमें अभी डेफिनेशन में बताया जा रहा था। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पहले पूर्ण लग्न को पढ़ेंगे। तो क्या है? क्लोरो मेथेन एथेन प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल ग्रुप में अनुलग्न जो होता है, जो लास्ट में लगता है ओएल लगता है। क्या लगता है? ओएल। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रोप है, 3 ठो है तो इसको पढ़ेंगे प्रोप, ठीक है, प्रोपे। और यहाँ पे अनुलग्न ओएल है ना, तो इसको नॉल पढ़ेंगे, प्रोपे नॉल। 3 और 3 6 1 7 और ये देखिए OH है तो OH को क्या पढ़ना है? ऑल पढ़ना है, प्रोपे नॉल। उसी तरह से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का अनुलग्न है AL, ऑल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ऑल, जिसे प्रोपेनॉल। उसी तरह से आगे देखते हैं कीटोन, कीटोन में 1 हो जाएगा ONE1, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? मेथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेनॉन। 1 को क्या पढ़ेंगे? नॉन पढ़ेंगे, प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड पढ़ते हैं। जैसे C3 है, COOH भी है, हाइड्रोजन भी है, तो प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद एल्कीन, एल्कीन में इन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे प्रोपीन। एल्काइन में क्या पढ़ेंगे? आइन, जैसे प्रोपाइन, मेथाइन एथाइन प्रोपाइन, ठीक है। अगर 4 रहता तो मेथाइन एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, 5 रहता तो पेंटाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पर। तो क्या है इसका रासायनिक? दहन, पहला होता है दहन। जब कार्बनिक यौगिक यानी कि CH4 यानी मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, दहन करेंगे, दहन मतलब जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यानी भाप फेंकेगा और उष्मा प्रकाश देगा। तो देखिए क्या लिखता है? कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। उष्मा और प्रकाश ज्यादा मात्रा में ये लोग देते हैं, ठीक है। दूसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीला स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वायु की उपस्थिति में जब जलेगा ये तो नीला यानी अच्छा फ्लेम जलेगा। वहीं पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुआं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करती है, धुआं वाली, ठीक है। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए आगे, ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटास परमैंगनेट या अम्लीय पोटास डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो एल्कोहल होगा C3H2OH जो है ये एल्कोहल है जिसे हम एथेनॉल बोलते हैं। तो इसमें पोटासियम परमैंगनेट, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पोटासियम परमैंगनेट। जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ अम्लीय यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है? अम्लीय है। इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या बदल जाएगा? एथेनोइक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। अगला है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है। तो देखिए कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकेल और प्लेटिनियम की उपस्थिति में जब हम इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? H2 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा आपका ये 4 हमारा RR है जो पहले था और ये हाइड्रोजन इकट्ठा होकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। तो असंतृप्त से ये क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो पॉइंट में समझा है उसी का लिखा है, पोलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन इसमें बढ़ रहा है, अब बढ़ेगा तो असंतृप्त से संतृप्त में चला जाएगा, ठीक है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? ये जो CH4 है और Cl2 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के Cl2 खुद घुस जाएगा और एक और एसिड बना देगा, ठीक है। तो देखिए CH4 रिएक्ट विद Cl2 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बना? CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन, और ये क्या हो जाएगा? HCl, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल
एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो एथेनॉल के भौतिक गुण, ये रंगहीन या गंधहीन और जलने वाला स्वाद होता है, ठीक है। इसमें जल में घुलनशील होता है ये एथेनॉल। वाष्पशील द्रव होता है जिसका क्वथनांक कितना है 351 केल्विन। ये उदासीन प्रकृति यानी उदासीन नेचर का होता है, इसका भौतिक गुण ये था। चलिए अब एथेनॉल का हम रासायनिक गुण देखेंगे क्या है। रासायनिक गुण में जब ये सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथा ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद इसके जांच कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकला या नहीं निकला। अगला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कि CH3CH2OH है, इसमें हम एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में या इसे कैटलिस्ट के रूप में यूज किए। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। CH3 है, यहाँ पे CH2 है, तो ये वाला जो यहाँ से ये जो आपका हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा और ये इस ऑक्सीजन में घुस जाएगा, तो CH2 बनेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पहले से है हाइड्रोजन और यहाँ फिर एक हाइड्रोजन आया तो ये H2O बना देगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं और इसका भौतिक गुण, तो ये भी कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन द्रव है, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध। क्वथनांक इसका 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे क्या और बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। चलिए आगे इसका रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। रासायनिक गुणधर्म, सबसे पहले हम एथेनॉल को एस्टरीकरण करते हैं। एस्टरीकरण करने के लिए क्या है विधि, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हम ले लेंगे और एथेनॉल ले लेंगे। H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH2 CH3 और एक ठो O, और इसे हम बोलते हैं एस्टर। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाता है हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, यानी सोपनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, CH3CO CH2 CH3, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम ऐड कर देते हैं तो ये बनता है CH3COONA और क्या बनता है CH3CH2OH, ठीक है। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण में, तो NaOH से अभिक्रिया किया CH3COOH तो क्या बना देगा CH3COONA, देखिए यही चीज है ये, और H2O बनाएगा, ठीक है, साबुनीकरण में। तो ये बनता है आपका सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब ये जो है कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा CH3COONA, ठीक है, यहाँ भी H2O यहाँ भी CO2, तो इस तरह से रिएक्शन बना देगा। रिएक्शन याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले एक बार। अब है साबुन और अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक का क्या होता है, देखिए डेफिनेशन। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, C17H35COONA+। साबुन केवल मृद जल में सफाई किया करता है, जो मीठा जल होगा उसी में। और अपमार्जक क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं अपमार्जक कठोर एवं मृद जल में सफाई किया करते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा साबुन अणु में क्या होता है। एक होता है जलरागी सिरा जिसे आयनिक भाग होता है, और दूसरा होता है जलविरागी सिरा जिसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला। तो जलरागी आयनिक सिरा ये होता है, ठीक है, ये गोल वाला बड़ा सा, और ये क्या होता है जलविरागी, ये जो कुछ जैसा दिख रहा है ये जलविरागी होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साबुन के अणु की संरचना। तो देखिए ये है आपका साबुन अणु की संरचना, ठीक है। साबुन में जो झाग बनता है ना उसका ये एक संरचना है, ठीक है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, मेल तेलीय होते हैं। जो मेल होते हैं क्या होते हैं, तेलीय, यानी गंदगी जो डस्ट होते हैं तेलीय होते हैं, ऑयली होते हैं। जलविरागी सिरा तेल में घुस जाता है। जलविरागी सिरा जो होता है ये है ना जलविरागी सिरा, अभी हमने पढ़ा था, देखिए जलविरागी सिरा, ये जो चैन जैसा है, जलविरागी सिरा तेल में घुस जाता है। जैसे मान लीजिए तेल की बूंद है, इसमें ये घुस जाएगा, देखिए घुसा हुआ है ना, ये एंटर कर जाता है और जलविरागी सिरे के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। जलविरागी जो होता है उसके चारों तरफ, जैसे Na+ की तरफ चारों तरफ से ये घिर जाता है। इससे मिश्रण संरचना बन जाता है, इसी को मिश्रण संरचना बोलते हैं, ठीक है। आगे है साबुन का मिश्रण मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है। जो मेल होता है, जो डस्ट होता है, उसे पानी में घुलाने में मदद करता है, कौन, मिश्रण। और कपड़े साफ हो जाते हैं, और कपड़ा क्या हो जाएगा आपका, साफ। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है।
ठीक है। जहाँ पे तालाब वगैरह में का जो पानी होता है तालाब उलाब का, उसमें ज्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम का लवण होता है, वहां पे अगर आप साबुन से सफाई करोगे तो झाग जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। और जो बनता भी है वो जल में अघुलनशील होता है, उसे स्कम बोलते हैं, यानी हल्का हल्का डस्ट टाइप का रहेगा, वो जल में नहीं घुलेगा। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। यह स्कम क्या करता है? सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अगला है अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली बना सकते हैं। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनते, ठीक है। कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनते, ठीक है। ये किसकी उपस्थिति में होता है? अपमार्जक की उपस्थिति में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर इस टॉपिक में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूं। और ये हमारा 1 शॉट वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारी जो वीडियो अपलोड होती है।